हेलो स्टूडेंट्स, सीवी मेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है मिस प्रीति, जिन्होंने सेबी ग्रेड ए 2025 एग्जाम क्लियर किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन प्रीति। थैंक यू सो मच एंड सर। थैंक यू। कैसा लग रहा है कि आपका फोर्थ इंटरव्यू था और फाइनली यू मेड इट? यस सर। सर आई एम रिलीव्ड एंड एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू गॉड, माय पेरेंट्स एंड मेंटर्स, जिन्होंने मुझे थ्रू आउट द जर्नी बहुत सपोर्ट किया है। तो सुकृति, मैं अपने ऑडियंस को बता देता हूँ कि सुकृति ने सीए कंप्लीट किया था 24 में। उसके बाद कुछ टाइम के लिए जॉब की थी, फिर सी स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, जिसमें आईएफएससी इंटरव्यू दिया था इन्होंने, नाबार्ड फाइनेंस स्ट्रीम में इंटरव्यू दिया था, पीएफआरडीए इंटरव्यू दिया था और फाइनली सेबी सेबी आपने क्लियर किया है। तो सुकृति, सबसे पहले तो बच्चे यही जानना चाहते हैं, स्टूडेंट्स यस जितने भी हैं, कि सोर्सेज क्या रहे थे। सर, सीबी प्रिपरेशन की के सोर्सेज क्या प्रिपरेशन रहे के थे? लिए जैसे मैंने सेबी सीजीपी पेपर टू की मेंटर्स ही के। मेनली। हम्म। यस सर, सो पेपर टू के लिए मैंने सीजीपी मेंटर्स का ब्रह्मास्त्र कोर्स एनरोल किया था। उसमें जो एमसीक्यूज थे प्लस टॉप 100 क्वेश्चंस थे, उन्होंने काफी हेल्प करी थी। सिंस वो आईसीआई और आईसीएमआई के मटेरियल से लिंक्ड है काफी, सो दैट आल्सो हेल्प मी टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स। एंड इसके अलावा मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स पे मॉक टेस्ट भी दिए थे, सो दैट ऑल ये मेरी पेपर टू की स्ट्रैटेजी थी। ओके ओके। तो सुकृति, जैसे इससे पहले की बात करते हैं, आईएफएससी, जैसे आईएफएससी में इंटरव्यू दिया था तो वहां पे क्या मिस कर गए थे आप? सर, आईएफएससीए में मेरा पेपर टू में स्कोर काफी अच्छा था। आई स्कोर 90.5 मार्क्स आउट ऑफ 100। बट पेपर वन इंग्लिश में मेरे बहुत कम मार्क्स रह गए थे। एंड इंटरव्यू में भी एवरेज नंबर थे, इस वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। सिंस आईएफएससी में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, देवर ओनली 3 सीट्स फॉर कैंडिडेट्स हम्म। लाइक अस। सो और जब तक आप तीनों स्टेजेस पे अच्छा परफॉर्म नहीं करो, तब तक सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। ओके ओके। और नाबार्ड और पीएफआरडी में क्या, मतलब कितना स्कोर से मिस हुआ था फाइनल सिलेक्शन? सर, पीएफआईडी में मेरा 4 नंबर से रह गया था। इंटरव्यू में मेरे उसमें भी अच्छे स्कोर था। 11.75 मार्क्स थे मेरे इंटरव्यू में। हम्म। एंड नाबार्ड में आई थिंक मेरा फेस टू उतना अच्छा नहीं गया था। उसके दो हम्म। मार्क्स अभी तक पता नहीं चले। बट ये मेरा गेस है। ओके ओके। तो सुकृति, सबसे पहले तो यही बात करते हैं, जैसे कि ये आईएफएससी में नहीं हुआ था फाइनल सिलेक्शन, फिर नाबार्ड में और फिर पीएफआरडी में, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा? कि मतलब मल्टीपल टाइम, मतलब एक तो अचीवमेंट तो होती है कि आप इंटरव्यू तक गए, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, कई बार ये भी लगने जाता है कि आप हर इंटरव्यू में जाके मतलब रह जा रहे हैं, तो एक डिमोटिवेशन भी कई बार लगने लग जाता है। तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा? सर, इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचने के बाद जब आपका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आता है, तो डिसअपॉइंटमेंट होता है बहुत। बट एक चीज सर्टेन थी कि मेरा हर एग्जाम के साथ कुछ ना कुछ ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हो रहा है। एंड सिंस आई एम हम्म रीचिंग अप टू द इंटरव्यू स्टेज, तो अगर मैं कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करती रहूँ, तो हम्म। आज नहीं तो कल मेरा हार्ड वर्क जरूर पे ऑफ करेगा एंड आई गेट सेलेक्टेड। ये कन्विक्शन था मुझे कि कहीं ना कहीं हो हम्म। जाएगा मेरा, अगर मैं प्रिपरेशन कंटिन्यूसली करूंगी। हम्म। ओके प्लस ओके। मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है मेरा पूरी जर्नी में। सो हम्म। उनके गाइडेंस से, सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाई हूँ हर फेलियर के बाद। ओके ओके ओके। फिर पीएफआरडीए और फाइनली सेबी में सिलेक्शन हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि मतलब वैसे तो देखो, एक बार अपने आप में अचीवमेंट भी है, क्योंकि इस इंटरव्यू स्टेज तक भी जाना इन एग्जाम्स में स्पेसिफिकली, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है एंड वैकेंसीज भी बहुत कम होती है, और इंटरव्यू स्टेज तक जाना भी अपने आप में एक अचीवमेंट होती है, तो मोटिवेशन भी मिलता है कहीं ना कहीं। बट कई बार ये लगता है कि मैं फाइनल स्टेज तक पहुंचे हूं और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो एक डिमोटिवेशन भी कई बार फील होने लग जाता है। तो अपने आप को मोटिवेशन, मतलब अपने आप को मोटिवेशन के लिए क्या किया, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए
कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला कि आपको अपनी प्रिपरेशन जर्नी कंटिन्यू रखनी चाहिए? तो सर आपने बिल्कुल सही कहा। इंटरव्यू स्टेज पे पहुंचने के बाद जब फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था मेरा, तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ था हर बार। बट मुझे ये कन्विक्शन था कि अगर मैं प्रिपरेशन कंटिन्यू करती रहूंगी कंसिस्टेंटली, तो आज नहीं तो कल मेरा हार्डवर्क जरूर पे ऑफ करेगा एंड आई गेट सेलेक्टेड। एंड सिंस रेगुलेटरी बॉडीज के लिए ही मैंने मेरी जॉब छोड़ी थी, सो आई मेरा स्टार्टिंग से ऑब्जेक्टिव था कि मुझे इन्हीं के लिए प्रिपरेशन करनी है। हम्म। और साथ ही मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस पूरी जर्नी में। वो मेरे हर सक्सेस हर फेलियर में मेरे साथ खड़े रहे हैं। ओके ओके। तो अब बात करते हैं डिटेल प्रिपरेशन जर्नी की। फेज वन की ही बात करते हैं। सेबी में पेपर वन क्वालिफाइंग होता है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश चाहिए। उसके लिए तो जनरली कोई भी स्टूडेंट प्रैक्टिस करेगा। आईबीपीएस पीओ आई थिंक प्री लेवल का ही आता है, या आईबीपीएस कलर लेवल का क्वांट रीजनिंग ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, एज पर माय व्यू। ऐसा। तो मेन है जो आपका रोल प्ले करता है पेपर टू। और पेपर टू आपका फाइनल सिलेक्शन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज उसी की होती है। तो यस सर। पेपर टू में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, कॉस्टिंग है, इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, कंपनीज एक्ट है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप सीए बैकग्राउंड से रहे थे, तो एक तो ये जानना चाहता हूँ कि सीए का कोई एडवांटेज मिलता है इस एग्जाम में? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, डेटा और फैक्ट्स पूछे जाते हैं, जबकि आपका सीए आई थिंक एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। सर सीए का तीन सब्जेक्ट्स में जरूर हेल्प मिलती है, अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग और लॉ में। क्योंकि हमारा फाउंडेशन ऑलरेडी डेवलप्ड है, हम इतने साल से कॉमर्स पढ़ रहे हैं, साथ में सीए का भी कोर्स किया है। बट जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ये हम्म हमारे लिए भी उतने ही चैलेंजिंग है जितने बाकी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए है। ऑल्सो बीइंग अ फाइनेंस प्रोफेशनल, हमारे माइंड में एक बायसनेस भी होती है कि जो अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग और लॉ है ये हम इजीली क्रैक कर लेंगे। जबकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में वो ज्यादा थ्योरेटिकल भी होते हैं, अगर हम देखा जाए तो। और सीए करिकुलम में ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पे होता है। सो ये भी एक मेजर डिफरेंस है। सो प्रिपरेशन तो सारी सब्जेक्ट्स की करनी पड़ेगी, भले ही आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हो। बस ये बेनिफिट रहता है कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग और लॉ के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बट लेकिन पढ़ना, क्रैम करना, ये सब तो करना ही पड़ता है। प्रिपरेशन तो पूरी आपको भी करनी ही पड़ेगी। ओके ओके। तो जैसे कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, मतलब इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी रहता है, थ्योरी भी रहती है, तो आपने दोनों चीजों पे फोकस किया था, या पिछले कुछ सालों में जैसे थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स पे क्वेश्चंस कम हैं, तो क्या स्ट्रेटजी रही थी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी और स्पेसिफिकली कॉस्टिंग के? सो दोनों में ही मैंने इक्वल वेटेज दिया है, थ्योरी और प्रैक्टिकल को। थ्योरी में इनफैक्ट मैंने थोड़ा ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि मेरा जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है वो स्ट्रांग था। बट हम्म थ्योरी में मुझे कभी कभी जैसे जनरल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशंस में, और उनमें हम ज्यादा माइंड अप्लाई करके गलत आंसर टिक कराते हैं, वो भी इशू आ रहा था। सो जितना स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशन करी थी। एंड थ्योरी में यही था कि बार बार रिवीजन करना पड़ा है, उसके बाद ही ये स्टेज आ पाई है कि आप फाइनली सही कर पा रहे हो क्वेश्चंस। ओके सो ओके मल्टीपल रिविजन्स वाज द की इन बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। ओके ओके। और न्यूमेरिकल्स के लिए किन किन टॉपिक्स पे मेजर फोकस किया था? सो जैसे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में एएस और इंडेस पढ़े थे मैंने। अपार्ट फ्रॉम दैट रेशियोज पढ़े थे। एंड कॉस्टिंग में आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, जिन कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को फोकस किया था। जैसे मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि जैसे एएस से एक आधा न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, और सिंपल न्यूमेरिकल होता है, रिपीटेड भी हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। यस सर। रेशियोज और
सीवीपी एनालिसिस पे क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं। और आपका एक अच्छा। लीन सिस्टम से भी काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर, लीन सिस्टम डायरेक्ट एक जैसे करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट आईसीआई आईएसएमआई की बुक से डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो डिड यू फॉलो द सेम स्ट्रेटजी कि आप कंटेंट पे रिलाई किया, या आईसीआई से एमआई की बुक्स को भी फॉलो किया था? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। अब आईसीएआई और आईसीएमआई का अगर आप मटेरियल उठाएंगे तो वो बहुत बल्कि है, और उसको इतने कम पीरियड में भी कंप्लीट कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने आपके ही कंटेंट पे रिलाई किया था, उसके अंदर इनकलकेटेड है सारे आईसीए और आईसीएमआई के क्वेश्चंस भी, जो जो रेलेवेंट है। सो मैंने उसी को पढ़ा था एंड उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया था, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर टेक्स्ट बुक्स ऑफ आईसीए एंड आईसीएमआई। ओके ओके। बात आती है दूसरे सब्जेक्ट। तो वीडियो हैंग हो रहा है बीच में करें, बार बार। अभी सही है? तो अब बात करते हैं कंपनी एक्ट की। कंपनी एक्ट में बहुत सारे नंबर्स, डेटा, फैक्ट्स आपको याद रखने होते हैं। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी? क्योंकि बहुत सारा डेटा है, मिक्स हो जाता है, नंबर्स भी सिमिलर टाइप्स के होते हैं, नंबर ऑफ डेज की बात होती है बार बार कंपनी एक्ट में हर जगह। सर, कंपनीज एक्ट हमारे सीए करिकुलम का पार्ट रहा है स्टार्टिंग से, भले आपका फाउंडेशन हो, इंटरमीडिएट हो या फाइनल हो। सो उसमें एज सच प्रॉब्लम नहीं थी, इनफैक्ट कुछ सेक्शंस मुझे पहले से थे याद थे, तो कंपनीज लॉ में हमें बेनिफिट मिला था। बट मैं फिर भी ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे क्योंकि आपको ज्यादा चीजें मेमोरी बेस्ड है, आपको याद करनी पड़ती हैं, इसलिए इनके लिए भी आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट्स। हम्म। भले ही वो आपके नंबर ऑफ डेज हो, फॉर्म नंबर हो, सेक्शन नंबर हो, पेनल्टीज हो, they need to be revised again and again. ओके ओके। अब बात करते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स। ये आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट रहे होंगी। मैनेजमेंट तो आई थिंक पढ़ते हैं सीए फाउंडेशन में। हाँ, सीए इंटर का पार्ट है मैनेजमेंट, और थोड़ा सा फाइनल में भी आता है उसका पोर्शन, बट इतना इन डेप्थ हमने मोटिवेशन थ्योरीज और ये सब नहीं पढ़ी थी, और उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी मोटिवेट। इतना इस लेवल का नहीं था। इट वाज ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आवर करिकुलम। ओके ओके। एंड इकोनॉमिक्स भी आपने आई थिंक सीए में थोड़ा तो पढ़ा होगा। ये सर इंटर एंड फाउंडेशन में हमने प्रोजेक्ट किए इकोनॉमिक्स। तो सीबी के लिए क्या अलग स्ट्रेटजी फॉलो की थी फॉर ऑल थ्री सब्जेक्ट लाइक फाइनेंस, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स? सर, फाइनेंस में क्योंकि थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक व्यू देखा जाता है पूरी इकोनॉमी का, इसलिए पहले मैंने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने पे फोकस किया था फाइनेंस में। एंड उसके बाद जो आपका कंटेंट था मैंने उसी पे रिलाई किया था उसके लिए। एंड सेम गोज फॉर मैनेजमेंट, उसमें भी जो भी अलग अलग थ्योरीज हैं उनको पहले समझने की कोशिश करी, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करे हैं, एंड देन फिर उन्हीं नोट्स को मैंने बार बार रिवाइज करा है। ओके। ईयर भी आपने अपीयर किया था। तो पहले के अगर एग्जाम्स की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते थे। बट इस बार हमने ऑब्जर्व किया कि फेज वन में, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, पेपर दिया है दोनों टाइम, कि फेज वन में भी मल्टीपल में तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस और मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। तो ये सब चीजें होती हैं, तो फिर ये कैसे हैंडल किया आपने कि पेपर का एकदम से पैटर्न थोड़ा इजी आता था पहले ईयर्स की बात करें, तो एकदम से थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का पेपर बना दिया गया था? सर, वो पेपर देख के स्टार्टिंग में पैनिक ही मुझे भी थोड़ी हुई थी, क्योंकि बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट्स थे क्वेश्चंस में। बट आपकी अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है और आप प्रिपेयर्ड हो हर डिफिकल्टी लेवल के लिए, तो हम्म। आपको एग्जाम में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उनको हैंडल कर पाओगे क्वेश्चंस को। एंड एक दो क्वेश्चंस तो एलिमिनेट भी हो पा रहे थे।
So that was also helpful. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस रेडी रहना। ये बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि पेपर इजी आएगा, पुराने पिछले सालों में इजी आया, क्योंकि मैंने ये ट्रेंड देखा है, पीएफआरडी में भी पेपर डिफिकल्ट था, आईएफएससी ये में तो फिर भी उन्होंने थोड़े बजट के क्वेश्चन दे दिए थे, बट स्टिल। एंड सेबी का फेज वन भी जैसा आपने अभी कहा कि डिफिकल्ट था काफी, सो उसी अकॉर्डिंग मैं प्रिपेयर करके गई थी कि पेपर चाहे किसी भी डिफिकल्टी लेवल का आए, मुझे हैंडल करना आना चाहिए। तो मतलब ये चीज देखो स्टूडेंट्स के लिए भी क्लियर है कि अगर आप ऐसे रटिफिकेशन के बेस पे जा रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि सेबी का फेज वन भी पेपर ऐसा ही था, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। फेज टू में मैंने देखा कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे थे, मतलब हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपका कौन बेस बेस बनाना बहुत जरूरी है आपको, मतलब आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो सुकृति, टाइम मतलब डेली क्या शेड्यूल था, कितने आवर्स प्रिपरेशन जर्नी में जाते थे डेली? अच्छा, मेरा जब नबार्ड का फेज टू था, उसी टाइम आईएफएससी का रिजल्ट भी आया था। सो उसके बाद से मैंने सीबी के फेज टू की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। एंड मेरा डेली 8 to 9 आवर्स मेरी स्टडीज होती थी। मैं टाइम नोट करती थी और उसमें मेरा टेस्ट हो जाता था 9 आवर्स तक। एंड फोकस मेरा यही रहता था कि अगर जैसे फाइनेंस में 18 चैप्टर्स हैं, मैनेजमेंट में आप मान लीजिए 8 चैप्टर्स हैं, इकोनॉमिक्स में 10 है, तो मैं उनको पर डे के बेसिस पे डिवाइड करती थी, और लास्ट का कुछ डेज मैंने मॉक्स के लिए रख रखे थे, हम्म। जिसमें मैं रिवाइज करूंगी और साथ में मॉक्स दूंगी। ओके ओके। तो 8 to 9 आवर्स इट इज वेरी टफ कि डेली 8-9 घंटे पढ़ना। तो अपने आप को एनर्जाइज कैसे रखा था, इतनी एनर्जी कहाँ से आती थी? फिर जब सामने टारगेट दिख रहा था कि सीबी का एग्जाम है और इस बार क्रैक करना ही है, अब तो एक्सपीरियंस भी हो चुका है 3 इंटरव्यूज के बाद, सो उसी से मोटिवेशन मिलता था कि हाँ, इस बार निकालना ही है एग्जाम। ओके ओके। और इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या रहा था बोर्ड के साथ? सब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था उस दिन, सो मैं इनिशियली थोड़ी नर्वस थी, बट जैसे ही मैं रूम के अंदर गई तो पैनल बहुत कॉर्डियल था। उन्होंने बहुत पेशेंटली मेरे आंसर सुने। 4-5 एचआर के क्वेश्चंस पूछे और उसके बाद 18 to 19 टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने मुझसे, जिसमें से मैं 2-3 क्वेश्चंस का उतने सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाई थी, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि मेरा इंटरव्यू सही गया है। एंड अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स तक ड्यूरेशन का चला होगा। एंड थोड़ा मुझे होप थी इंटरव्यू देने के बाद कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। ओके ओके। तो अब कैसा लग रहा है फिर फाइनली? सर अभी तो कल जब रिजल्ट आया ही है, अ, मुझे सिंक इन ही नहीं हो पा रहा था कि फाइनली मेरा रोल नंबर दिख गया है मेरिट लिस्ट में। एंड अभी भी धीरे धीरे करके जब पेरेंट्स को देखा, उनके चेहरे पे जो खुशी थी, उससे बहुत सेटिस्फाइड फील हुआ कि फाइनली आई अचीव समथिंग। एंड बेसिकली एक रिलीफ है लाइफ में कि अब ये जर्नी एंड हुई है, जिसमें बहुत मैंने फेलियर्स देखे हैं, सो आई एम हैप्पी नाउ। ओके ओके। तो सुकृति, कोई मैसेज या कोई एडवाइस देना चाहोगे फ्यूचर एस्पिरेंट जो स्पेसिफिकली इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आईएफएससी हो, पीएफआरडीए हो, या आपका सीबी एग्जाम हो? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि बी कंसिस्टेंट, क्योंकि आपको पता नहीं है आपका हार्डवर्क कब आपको रिटर्न्स देना स्टार्ट कर देगा। जैसे, और इन एग्जाम्स में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रहती है। देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन गेटिंग सेलेक्टेड एंड नॉट गेटिंग सेलेक्टेड। सो आपको थोड़ा पेशेंट रहना है, खुद पे फेथ रखना है, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। आज नहीं तो कल जरूर आपको रिटर्न्स मिलेंगे। ये तो है कि अगर आप हार्ड वर्क करते रहोगे, मान लो सपोज फर्स्ट ईयर में आपको सक्सेस नहीं मिली, सेकेंड ईयर में मिल सकती है, बट कंसिस्टेंसी जरूरी है। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के हम इंटरव्यू लेते हैं, तो मोस्टली की यही स्ट्रेटजी रहती है कि दे वर वेरी कंसिस्टेंट एंड वेरी हार्ड वर्किंग। यस सर।
So Sukriti, I wish you good luck for your future journey and Thank you so much, sir. for your valuable time and valuable insights in of your preparation journey. Thank you. Thank you. Thank you for having me, sir.